नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक कोट के साथ। गुड, बेटर, बेस्ट, नेवर लेट इट रेस्ट टिल योर गुड इज बेटर एंड योर बेटर इज बेस्ट। तो बड़ी सिंपल सी बात यहाँ पर बता रहे हैं। तो गुड, बेटर, बेस्ट, ये वर्ब की फॉर्म्स हैं, आपने पढ़ा होगा बचपन में। तो इसमें यही यही चीज एक तरह से ना, इसको यहाँ पर एक हाइम की तरह बनाया हुआ है। तो जहां पर कह रहे हैं कि कभी रेस्ट मत करना। कब तक रेस्ट मत करना? जब तक आपका जो गुड है ना वो बेटर ना बन जाए, और जो आपका बेटर है वो बेस्ट ना बन जाए। क्योंकि तब तक आपने मेहनत करनी नहीं छोड़नी है, तब तक आपने आगे बढ़ते रहना है, तब तक आपने अपना जो माइंड है ना उसको आगे की ओर धकेलना है और उसमें पॉजिटिव एटीट्यूड ही डेवलप करना है। पॉजिटिव थॉट्स की भरमार अपने अंदर रखनी है, तभी आगे बढ़ पाओगे। तो ये आदत एक बार डल गई ना तो फिर कभी नहीं जाती। ओके, जब पॉजिटिव थॉट्स की यहाँ पर एक आदत डल जाती है कि हमने अच्छी संगत रखनी है, जो आसपास की सोसाइटी है उसमें हम कैसे जो है ना इन्फ्लुएंस करें, तो ये समझ जब धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो जाएगी तो काफी कुछ नया आपके अंदर आ जाएगा। और आप जिस भी प्रॉब्लम को सोल्यूशन उसका निकालने जाओगे तो उसकी एक अपनी अलग से अप्रोच रखोगे। ओके, और उसको सॉल्व भी आप कर दोगे। ओके, तो बशर्ते आप जो है ना, जो आपके अंदर गुड है उसको बेटर की ओर लेकर जाइए, और जो बेटर है उसको बेस्ट की ओर लेकर जाइए। और कहने का मतलब अपने आप को तराशते रहिए जितना हो सके ना। अपने आप को तराशते रहिए, जितना तराशते जाओगे ना उतना शाइन करोगे। तो ये है आज का न्यूज़पेपर। तो इसके बाद ये है आज का एडिटोरियल पेज। ओके, तो एडिटोरियल पेज में कुल मिलाकर आज 4 आर्टिकल्स हैं इधर, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करेंगे। तो पहले वाला जो एडिटोरियल है, अभी देखो सेकंड वेव आ गई है पेंडेमिक की, तो अभी ऑथर बात कर रहे हैं कि अभी स्टिमुलस पैकेज पैकेज जो 2 है ना वो भी लॉन्च करो। तो स्टिमुलस पैकेज जब पिछले साल 2020 में जब पैंडेमिक जोरों पर था, तो उस समय भी भारत सरकार ने ना आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत स्टिमुलस पैकेजेस की अनाउंसमेंट की थी। जिसमें कभी भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज बोला था, कभी 3 लाख करोड़ का पैकेज बोला था। 3 लाख करोड़ का पैकेज एमएसएमई जो सेक्टर है उसके लिए दिया गया भारत सरकार के द्वारा। तो बिल्कुल इसी तरीके से अभी बात कर रहे हैं, सिचुएशन वैसे ही बनती जा रही है। अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर लॉकडाउन जैसी सिचुएशन बना दी गई है, सरकार कभी भी लॉकडाउन लगा सकती है। तो अभी ना, बेशक अभी लॉकडाउन नहीं लगा है, लेकिन जो वहां पर वर्कर्स हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनके अंदर डर बैठ गया है। ओके, तो वो पहले से ही अपनी तैयारी जो है ना उसको खींच रहे हैं कि हम ऐसा ना हो कि पहले पूरे भारत में लॉकडाउन लग जाए, बाद में हम फंस जाएं और एक दूसरे का मुंह देखें कि हम कहाँ पर जाएं अभी। ओके, तो अभी वो पहले ही निकलना शुरू कर दिए, मतलब कि ये सिचुएशन बनती जा रही है। तो अभी स्टिमुलस पैकेज की यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अभी जो सेकंड वेव आ गई तो स्टिमुलस पैकेज दूसरा भी अनाउंस करो। डिस्कस करते हैं इसको अच्छे से। और दूसरा वाला एडिटोरियल यहाँ पर है। अभी परसों सरकार ने क्या किया है कि जो एग्जामिनेशन है सीबीएसई के, तो उनको कैंसिल कर दिया और पोस्टपोन कर दिया। तो इसके बारे में मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाया है, तो उसको आप उसको उसको भी देख सकते हो। और अभी भी हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, तो क्या ये डिसीजन सही था या गलत था। ओके, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये वाला जो एडिटोरियल है ना, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैक्सीन के बारे में ही बताया गया है कि वैक्सीन की वेस्टेज कितनी हो रही है। ओके, तो उस वेस्टेज को कैसे जो है सही करना है, मैं थोड़ा सा जस्ट आपको दूंगा आखिर में इस एडिटोरियल का। ओके, तो लेकिन ये वाला एडिटोरियल अच्छे से डिस्कस करना है, ये वाला। तो ये है इंडिया स्लिक रियाद पॉलिटिक। तो अभी देखो, भारत ना अगर ऑयल इंपोर्ट करता है ना, क्रूड ऑयल, तो उसके ऊपर उसके रिगार्डिंग डिपेंडेंसी बहुत बड़े पैमाने पर भारत की है। सऊदी अरेबिया हो चाहे फिर और जो गल्फ कंट्रीज के नेशन है इनके ऊपर हो, ज्यादातर यहाँ पर जो डोमिनेंस है ना ऑयल मार्केट में, वो सऊदी अरेबिया का है। और सऊदी अरेबिया एक तरीके से अपने तेवर दिखा रहा है भारत को। ओके, तो अभी काफी कुछ हुआ है ये कुछ दिन पहले से ही, तो यहाँ पर उसके बारे में हमने चर्चाएं भी की हैं। तो आज भी मैं अच्छे से इसके ना पूरी डिटेल आपको दूंगा कि क्या सिनेरियो रहा है ऑयल मार्केट का, कैसे नए प्लेयर्स जो है ना इमर्ज हुए इस ऑयल मार्केट में। तो जिससे मतलब कि सऊदी अरेबिया जैसे अपनी अपनी सरदारी समझता था कि मैं ही राजा हूँ ऑयल मार्केट का, और इंडिया जैसे मुल्क हमारे बिना नहीं रह सकते। ओके, तो ये है सच्चाई है, लेकिन अभी ये बदलती जा रही है। कैसे बदलती जा रही है, इन सब चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे, बैकग्राउंड देखेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे इस वाले एडिटोरियल को। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरियल नंबर 1 से। तो लेक्चर शुरू करने से पहले एक लाइक कर देना, और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना कि काफी बच्चे ऐसे हैं जिन जिन तक ये लेक्चर अभी नहीं पहुंचा है।
तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जिस जिस भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जुड़े हुए हो उस प्लेटफॉर्म पर इस लेक्चर को शेयर करो, ता जो कि उन सब बच्चों तक जहाँ पर ये लेक्चर पहुंचे जिनको ये चाहिए लेक्चर। और अभी अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां पर जाकर टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली बेसिस पर वहां पर पीडीएफ अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं वेव टू कॉल्स फॉर स्टिमुलस पार्ट टू, इकोनॉमी बिसाइड्स हेल्थ केयर नीड्स अटेंशन। तो हेल्थ केयर के साथ साथ इकोनॉमी के ऊपर भी फोकस करना होगा हमें, क्योंकि अभी जो सेकंड वेव पैंडेमिक की चल रही है उसके चलते अभी स्टिमुलस पार्ट टू की डिमांड जो है ना वो भी उभरती जा रही है। तो अभी देखो फ्रेश कर्व्स नॉर्मल लाइफ के ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, और अभी जो सेकंड वेव पैंडेमिक की आई हुई है तो अभी काफी बड़े पैमाने पर इकोनॉमी को इम्पैक्ट चल रहा है दोबारा। ओके, तो इकोनॉमी की जो मतलब कि पहले से ही उसकी हालत खस्ता है, धीरे धीरे अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है इकोनॉमी, लेकिन अब दोबारा सेकंड वेव का क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो अभी केसेस बहुत बड़े पैमाने पर निकल कर आ रहे हैं। ओके, तो एक ही दिन में हमने 2 लाख केसेस भी क्रॉस कर दिए एक दिन में, तो ये सिचुएशन अभी आ गई है। तो देखो कितने बड़े पैमाने पर मतलब कि इकोनॉमी का नुकसान हो सकता है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी जो आईआईपी होता है ना हमारा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है फरवरी महीने में, अगर इसको हम कंपेयर करें पिछले साल के फरवरी के साथ। ओके, तो पिछले साल के फरवरी के साथ अगर कंपेयर करोगे तो अभी इसमें गिरावट देखने को मिली है। और ये होता क्या है, इसमें जितनी भी हमारे भारत में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है उसकी जो प्रोडक्शन होता है उसका ना एक प्रॉपर इंडेक्स बनाया जाता है कि कितनी अलग अलग सेक्टर्स में प्रोडक्शन हुई है। ओके, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, और इस हिसाब से यहाँ पर जो है ना इसकी जो भी परसेंटेज निकलती है इसका हम कंपैरिजन करते रहते हैं पिछले महीने के साथ या फिर पिछले साल के साथ। ओके, फिर पता चलता रहता है कि प्रोडक्शन बढ़ रही है या प्रोडक्शन कम रह रही है। ओके, तो इसका जो बेस ईयर हम मानते हैं ना, बेस ईयर इसका याद रखें, बेस ईयर मानते हैं 2011-12 को। ओके, तो 2011-12 मतलब जब पीक पे थी, वो ऐसी सिचुएशन होती है बेस ईयर की जब मतलब सब सब कुछ बढ़िया था। ओके, 2011-12 की सिचुएशन को हम यहाँ पर बेस ईयर मानते हैं, फिर उसके साथ भी कंपैरिजन करके देखते हैं कितना आगे बढ़े हैं और कितना पीछे आए हैं। ओके, तो इसकी ये यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि अगर प्रोडक्शन कम हो गई है इसका मतलब कि एक्टिविटीज इंडस्ट्री में कम हो गई हैं। जो यहाँ पर मशीनरी जो प्लांट्स वगैरह चल रहे थे, जो लेबर यहाँ पर एम्प्लॉयड थी, वहां पर कमी हो गई है। ओके, तो गवर्नमेंट को यहाँ पर अभी रिस्पॉन्ड करना होगा, एडिशनल रिलीफ मेजर्स माइग्रेंट वर्कर्स के लिए प्रदान करने होंगे, जो कि दोबारा अपने शहरों के लिए और कूच करने के लिए तैयार बैठे हैं। ओके, तो जो उनके नेटिव गांव है तो वहां पर वो जाने के लिए तैयार है कि वहां पर उनको अच्छा बेनिफिट है, वहां पर उनकी वहां की सरकार जो है उनकी उनकी टेक केयर कर रही है। तो वो चाह रहे हैं कि हम बशर्ते यहाँ रहे, तो उससे अच्छा है कि हम अपने गांव टाइम रहते चले जाए। क्योंकि जैसे पिछली बार तो लोग साइकिल्स पे गए थे, कोई पैदल गया था, कुछ तो ऐसे लोग थे जो 200-200 किलोमीटर का सफर पैदल ही कर गए थे, और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया, इतनी गर्मी थी और फिर भी पैदल चलते रहे। तो ये सिचुएशन थी माइग्रेंट वर्कर्स की, तो वो दोबारा इसी सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते, तो अभी पहले से ही अपनी तैयारी करके वो अपने शहरों अपने गांव की ओर जा रहे हैं। तो अभी इसी समय के हिसाब से ना अभी जो गवर्नमेंट है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इनको अभी आगे आना होगा, एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करनी होगी जो हमारी पैंडेमिक स्ट्रक इंडस्ट्री है उसको, ता जो कि ये यहाँ पर डिक्लाइन ना जाए प्रोडक्शन का। ओके, तो इनको जो नुकसान हो रहा है कि जो अगले इन्होंने प्रोडक्शन बना भी रही है वो आगे अगर बिक नहीं रही है, तो उसका भी यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा भारत सरकार को, खास तौर पे जो एमएसएमई है। ओके, स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर है ना, तो जैसे स्मॉल एंड मीडियम सेक्टर, इसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। पिछली बार भी 3 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस किया था भारत सरकार ने कि जो कि दिया जाएगा इनको, तो अभी फिर जरूरत है। क्योंकि खास तौर पर कुछ छोटे छोटे जो अदारे हैं ना, इनकी गिनती बहुत ज्यादा है भारत में। जो बड़े अदारे हैं, बड़ी इंडस्ट्री है, वो उनकी गिनती कम है अगर हम कंपैरिजन करें एमएसएमईज का जो बिग कॉर्पोरेट्स है उनके साथ। तो अभी यहाँ पर जरूरत है कि इनको पैसे दिए जाए, यहाँ पर इनको एक तरीके से सपोर्ट भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाए। साथ ही साथ जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है तो वो भी ठप ठप पड़ चुकी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के भी काम बहुत कम हो गए हैं जब से पैंडेमिक ने इम्पैक्ट किया हुआ है इकोनॉमी को। अब दोबारा से रिवाइव होने शुरू हुए हैं, तो अभी फिर दोबारा से ऐसी सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पर भी ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, लेबर के बिना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी काम नहीं कर सकती, तो यहाँ पर भी जरूरत है एक बैक जो है ना प्रोवाइड करे भारत सरकार। दूसरी यहाँ पर बात कर रहे हैं आईएचएस, मार्केट सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स की। तो यहाँ पर भी ना
पिछले 12 महीनों से यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर फरवरी में 54.6 मार्क्स आ गए, तो पहले यहाँ पर ये 55.3 था। तो पिछले एक साल से लगातार हाई थी, लेकिन अभी नीचे हो गया। तो यहाँ पर अभी जो 54.6 यहाँ पर इसकी इंडेक्स की जो मार्किंग है वो हो गई। तो यहाँ पर सिर्फ 6 महीने का भी यहाँ पर एक्सपेंशन देखने को मिला, उसके बाद गिरावट मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है बाद में। ओके, तो ये भी यहाँ पर ना मार्केट सर्विसेज जो बिजनेस एक्टिविटी होती है उनके हिसाब से ये इंडेक्स बनाते हैं। ओके, तो ये भी इससे भी पता चल जाता है कि एक्टिविटीज बिजनेस एक्टिविटीज कम हो रही हैं या फिर ज्यादा हो रही हैं। क्योंकि जिस तरह अगर मार्क्स कम होते जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि एक्टिविटीज जो है कम होती जा रही। जब एक्टिविटीज कम हो जाएंगी बिजनेस एक्टिविटीज, तो फिर आप खुद देख सकते हो कि इंडस्ट्री एक्सपैंड नहीं कर रही है। इंडस्ट्री जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन की ओर बढ़ती जा रही है। और इसके अलावा जो नाइट और वीकेंड कर्फ्यूज हैं, तो इनका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी ना किसी तरीके से। जो रिकवरी खासतौर पे सर्विस सेक्टर की हम बात करें, तो अगर वहां की रिकवरी ना उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। तो बहुत सारा सामान ऐसा होता है ना जो रात को ही निकलता है। ओके, मतलब कि रात को ही ज्यादातर लोग ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। उसका भी एक रीजन रहता है उसमें भी। जो ट्रांसपोर्टर्स होते हैं ना, तो उनको यहाँ पर सबसे बढ़िया जो यहाँ पर टाइम लगता है गाड़ी चलाने का, वो रात का लगता है। ओके, दूसरा यहाँ पर जो टायर्स वगैरह होते हैं ना, जब गर्मी होती है तो टायर्स वगैरह जल्दी उनके ना रबर जो होती है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो ये भी सब चीजें वो देखते हैं, तो रात को सफर करते हैं ज्यादातर। और रात को ही ट्रांसपोर्टेशन होती है बड़े बड़े सामानों की। तो अगर जब नाइट कर्फ्यू लगेंगे तो इसमें बाधा आ जाएगी, तो फिर दिक्कत है। तो लग रहे हैं नाइट कर्फ्यू। हरियाणा ने लगा दिए हैं, छत्तीसगढ़ ने लगा दिए हैं, महाराष्ट्र ने लगा दिए हैं। ओके, तो अभी इसके अलावा जो वीकेंड कर्फ्यूज है वो भी लगाए जा रहे हैं कुछ राज्यों के द्वारा, जहां पर केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। अभी हमें क्या करना है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर स्कीम्स है ना भारत सरकार की, जो ऑलरेडी भारत सरकार ने अनाउंस की रखी है, उनको बड़ी सावधानी से इम्प्लीमेंट करना है और चुन चुन कर इम्प्लीमेंट करना है जो सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित है। ओके, तो अभी डिमांड है बहुत सारी सर्विसेज की, वैरायटी ऑफ सर्विसेज की। अबे तो अभी उनको सही तरीके से मैनेज करना है। और यहाँ पर केयरफुल कोऑर्डिनेशन यहाँ पर ना प्रोवाइड करनी है, जो कि सही तरीके से हम आगे बढ़ सके। और साथ ही साथ जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है ना, इसको भी प्रमोट करना है। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मतलब कि कोविड-19 से बचना है, तो उसके जैसा बिहेवियर हमें यहाँ पर अपनाना होगा। जैसे मास्क पहनना है, ओके, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करनी है, सैनिटाइजर से हाथ धोने हैं। तो ये सब चीजें, तो मतलब कि ध्यान रखना है खुद का। और आगे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो हमारा इस साल का बजट था ना, तो उसने बहुत सही तरीके से आइडेंटिफाई किया कि कहाँ पर हमने इन्वेस्टमेंट को प्रायोरिटी देनी है, कौन कौन से की एरियाज के ऊपर हमने फोकस करना है, जो एरियाज आने वाले समय में अगर वहां से प्रोडक्शन निकलती है तो वो compete कर सके इंटरनेशनल मार्केट में, और इंटरनेशनल मार्केट में हमारे प्रोडक्ट एक खास जगह बना सके। तो अभी उन सेक्टर्स को भारत सरकार प्रायोरिटी के हिसाब से आइडेंटिफाई कर रही है। ओके, तो इस बजट में किया भी है। तो अभी जो पॉलिसी है और जो फंड है ना, तो अभी उनको यहाँ पर जो प्रपोजल्स आपने रखे थे कि कौन से सेक्टर को, कौन से एरियाज के ऊपर हमने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बढ़ानी है, तो उनको अब कर दो। वहां पर फंड प्रोवाइड करो, वहां पर पॉलिसी अप्रोच अभी प्रोवाइड कर दो। ओके, तो उनको यहाँ पर ना अभी जो प्रपोजल्स थे उनको आप अभी कन्वर्ट करो एक्चुअल में। यहाँ पर जो सिचुएशन बने एक्चुअल में, जो रिजिड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खड़ा हो, तो उसमें कन्वर्ट करो। ओके, तो अभी जो डिमांड है ना, जो स्टील की, सीमेंट के लिए लेबर, ट्रांसपोर्ट, नट्स एंड बोल्ट्स, वायर, स्क्रूज, पेंट एंड लेबर, तो ये यहाँ पर बढ़ेगी। जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी तो डिमांड बढ़ेगी। ओके, तो अभी इस चीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करने की बात कर रहे हैं। और नए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर जो है ना, वो भी बनाने की बात करें। तो नए इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनेंगे, उससे भी फायदा होगा। ओके, उससे देखो, अगर नया प्लांट को लगता है तो नई इन्वेस्टमेंट है, तो नई इन्वेस्टमेंट है तो नई प्रोडक्शन होगी, नए सिरे से प्रोडक्शन होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनेगी उस पर्टिकुलर एरिया में, तो काफी फायदा रहेगा। और अभी आगे बात कर रहे हैं कि जो मार्केट डिजाइन है ना, जो हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट है, तो अभी वो एक तरीके से एक्टिव डिजाइन होना चाहिए। तो यहाँ पर किसी तरीके की डिले ना हो, हमें इसके ऊपर फोकस करना होगा। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट क्या होती है, देखो, ये बॉन्ड मार्केट ना ये सब जगह काम करती है। गवर्नमेंट भी कई बार अपने बॉन्ड इशू करती है, जिसको हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं, जिसके तहत वो मार्केट से पैसा उठाती है और कहती है कि आप जो है ना गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करो तो आपको पर्टिकुलर इंटरेस्ट मिलेगा। और 5% का, 6% का, इसके आसपास का, मतलब यहाँ पर ऑफर करती है गवर्नमेंट, मार्केट से पैसा उठाती है। उसको हम यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी बोलते हैं।
ओके, तो मार्केट से पैसा उठाती है तो वो पैसा भी बजट में लगाया जाता है, तो उसकी भी किस्तें सरकार ना देती रहती है, जो यहाँ पर ब्याज की किस्तें होती हैं। तो जब भी देखो, जब भी बजट बनता है ना, तो जब भी पैसा आता है सरकार के पास, चाहे जीएसटी के रूप में आ रहा है, चाहे इनकम टैक्स के रूप में आ रहा है, तो उसमें से बहुत सारा पैसा जो हमने पहले कर्जा उठाया होता है भारत सरकार ने, तो उसकी ब्याज की किस्तें देने पे लग जाता है। ओके, तो ये भी एक सिचुएशन रहती है। ओके, इसके अलावा ये कॉर्पोरेट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो कॉर्पोरेट का जब शब्द इस्तेमाल होगा, मतलब जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो इंडस्ट्रियल, जो औद्योगिक घराने हैं, तो उनकी यहाँ पर बात कर रहे हैं, उद्योग की बात कर रहे हैं, कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट की भी एक बॉन्ड मार्केट होती है, तो यहाँ पर कंपनीज क्या करती हैं, वो भी बॉन्ड इशू करती हैं, इसको हम डेट मार्केट भी बोलते हैं। ओके, तो डेट इशू करती हैं, और उसमें इन्वेस्टर्स को बोला जाता है आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करें, पैसा दें। ओके, तो उसके बदले में कंपनी भी उनको अच्छा खासा इंटरेस्ट देती है उनके पैसे के प्रति। और यहाँ पर बकायदा एक मेच्योरिटी डेट जो है ना, वो तय होती है कि कौन सी डेट तक जो है ना कंपनी इन्वेस्टर्स को ब्याज देती रहेगी। और जब वो मेच्योरिटी डेट आ जाती है, तो उस समय फिर उसकी जो मूल रकम होती है वो भी वापस कर दी जाती है, और जो बचा कुचा जो ब्याज होता है वो भी इन्वेस्टर्स को वापस कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से ना इन्वेस्टर्स का विश्वास बनता है उस कंपनी के लिए। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय से किसी एक ही कंपनी के साथ जुड़े रहते हैं। जैसे मैं अगर रिलायंस की एग्जांपल लूं, जो मुकेश अंबानी की जो इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, तो वहां वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो पिछले काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। उनको पता है कि मुकेश अंबानी अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करेगा तो स्टेबल ही करेगा। ओके, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत सारे कर देगा बाद में compete ही ना कर पाए। जैसे जियो शुरुआत की, तो अभी बहुत सारे लोगों का पैसा लगा हुआ है इसमें। तो इन्होंने भी यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के तहत ही डेट इशू किया, जिसके तहत इन्वेस्टर्स ने पैसा दिया, और पैसा इकट्ठा करके वो लगाते हैं, फिर आगे आगे उनकी कंपनी ग्रो होती है। ओके, तो जो भी आप एडवर्टीजमेंट वगैरह देखते हो ना, जैसे बाय जियोस कर रहा है एडवर्टीजमेंट, या फिर वेदांतु कर रहा है, या फिर कोई नया स्टार्टअप आ रहा है, तो वो ऐसे ही बॉन्ड मार्केट से ही पैसा उठाकर ऐसे जो है पैसा देते हैं, एडवर्टीजमेंट के ऊपर लगाते हैं, तभी उनका यहाँ पर काम आगे बढ़ता है। तो इसके अलावा बात कर रहे हैं कि जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट है। ओके, तो इस प्रोजेक्ट के तहत भी ना भारत सरकार के, यहाँ पर ये भारत सरकार का प्रोजेक्ट, जिसके तहत 110 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आने वाला है आने वाले 5 सालों में, तो वो पैसा इकट्ठा करना है अभी। ओके, तो जितना पैसा इकट्ठा होता जाता है उतना यहाँ पर इसके अंतर्गत जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको मिलता जाता है, वो काम चलता रहता है। कुल मिलाकर 7,000 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत चल रहे हैं। ओके, तो अभी 7,000, अभी इनको पैसा भी चाहिए। ओके, तो इसके लिए भी यहाँ पर ना गवर्नमेंट यहाँ पर प्रपोज करेगी किस तरीके से हम डेट मार्केट से, वही कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट से या मार्केट से पैसा उठाएं। ओके, पैसा उठाएं और इसमें लगाएं, और इन्वेस्टर्स को यहाँ पर कुछ ना कुछ ऑफर बढ़िया दिया जाए, वो पैसा लगाए इस मार्केट में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में। तो 110 लाख करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, कोई छोटी अमाउंट नहीं है ये। इसके अलावा बात करें कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है ना, उनको भी अलाउ किया गया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स ये क्या होते हैं, जहाँ पर पैसा अगर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है इन बॉन्ड्स के थ्रू, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ही लगेगा। जैसे कोई सड़कों का निर्माण हो रहा, हाईवे हाईवे बन रहे हैं, ओके, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, ब्रिजेस वगैरह बन रहे हैं, तो अभी सरकार इसी इन्हीं इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स के थ्रू ही यहाँ पर पैसा उठाती है। अभी तो बकायदा एक बैंक बनाने जा रही है भारत सरकार, तो जिसको कि हम डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं, डीएफआई, उसका बकायदा एक नाम है। वो मैंने बहुत बार बताया, उसका आंसर आप खुद करें कमेंट बॉक्स में, तो क्या नया नाम है उसका। अभी वो बैंक में, उसमें भी ऐसा ही होगा, इन्वेस्टमेंट की जाएगी बहुत बड़े पैमाने पर, और वहां से पैसा उठाकर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उनको देते जाएंगे, कहाँ जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो है ना वो रुके नहीं। क्योंकि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम चल रहा होता है ना, तो उसको भी फंडिंग हो रही होती है, इन्वेस्टर्स का पैसा ऑलरेडी लगा होता है, लेकिन जब पैसा खत्म हो जाता है फिर नए इन्वेस्टर्स को ढूंढना पड़ता है, तो तब डिले जब बीच में हो जाती है ना, तो वो नुकसान करती है। तो देखो, पैसा उसका इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना, जो पहले पैसा लगा हुआ है। तो अगर जितना डिले होता जाएगा, काम समय पर कंप्लीट नहीं होगा, तो कैसे रेवेन्यू आएगा बाद में। अगर बाद में जब हाईवे बन गया, उसके ऊपर टोल प्लाजा बनेगा, तो फिर जाकर रेवेन्यू शुरू होगा ना। जब तक कंप्लीट ही नहीं हुआ तो टोल प्लाजा कहाँ से लगा दोगे। ओके, तो ये चीज है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की अगर बात करें, तो ये कौन से इन्वेस्टर्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का मतलब, देखो, इंस्टीट्यूशन से समझे, जहां पर कोई इंस्टीट्यूशन इन्वेस्ट कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में, तो अभी जैसे बैंक हो गए, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हो गई। इसके अलावा जो इंश्योरेंस कंपनीज के अलावा जो पेंशन फंड्स होते हैं, जैसे ईपीएफओ, एक यहाँ पर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके तहत भी ना
काफी पैसा लोगों का इसमें होता है, जो यहाँ पर सेविंग का पैसा होता है, जो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम कर रहे होते हैं तो उनको सैलरी मिलती है ना, तो उस सैलरी में से एम्प्लॉय अपने 10 या 12% डालता है इस ईपीएफओ में, तो उतना ही उसका एम्प्लॉयर डालता है, तो ये एक तरीके से पेंशन सेव होती रहती है। तो इसके चलते चलते ना ईपीएफओ में 15 लाख करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए हैं, और उसी को सरकार फिर उनको भी यूज करती है, और उनको यूज करने के लिए इंटरेस्ट भी देती है सरकार, जो यहाँ पर लोगों का पैसा ये ईपीएफओ में होता है। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर ना बात कर रहे हैं, तो इंस्टीट्यूशनल यहाँ पर इन्वेस्टर्स चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें, लेकिन एटलीस्ट डबल ए रेटिंग। मतलब ये देखो, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है ना, तो वो अलग अलग कंपनीज को, अलग अलग अदारों को रेटिंग देती हैं, तो इस तरीके से होती है, जैसे डबल ए हो गया, ट्रिपल ए हो गया, ट्रिपल ए प्लस हो गया, ओके, ट्रिपल बी हो गया, डबल बी हो गया, ट्रिपल बी प्लस हो गया, तो इस तरीके से रेटिंग होती है। जितना ये रेटिंग ए में जाएगी या ए प्लस प्लस में जाएगी, उतना बढ़िया रेटिंग है। ओके, तो अभी ये कम से कम डबल ए रेटिंग की बात करें, इसके ऊपर भी रेटिंग होती है, एक ट्रिपल ए होती है, अगर ये ट्रिपल ए प्लस होती है, तो कम से कम इतनी रेटिंग हो तो वहां पर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करें। तो इससे ये चीज पता चल जाती है कि कंपनी की हालत कैसी है, कंपनी कैसे चल रही है। जितनी बढ़िया तरीके से चल रही हो, जितने बढ़िया तरीके से रिटर्न आ रही हो, तो उतनी बढ़िया रेटिंग उसकी होती है। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ज्यादातर जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं ना, तो वहां पर जो रेटिंग है ना, तो यहाँ पर रेयरली है कि मतलब ट्रिपल बी से ऊपर हो। ओके, मतलब कि ट्रिपल बी के आसपास ही ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो है ना वो यहाँ पर अटक जा रहे हैं। तो ऐसी मतलब सिचुएशन है ज्यादातर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी। तो यहाँ पर जरूरत है कि क्रेडिट एनहांसमेंट फंड जो है ना, अभी उसको प्रेस किया जाए, मतलब पैसा चाहिए ज्यादा से ज्यादा, और पॉलिसी मेकर्स जो है ना कंप्लेन नहीं कर सकते कि काम, मतलब काम की कमी है, काम की कमी नहीं है। आप फंड दो, काम अपने आप बनेगा। ओके, लोगों के पास रोजगार अपने आप बनते जाएंगे, तो आप सिर्फ फोकस करो जो आपकी जो दायित्व है, आपकी ड्यूटी है उसके ऊपर। तो चलिए अभी एडिटोरियल नंबर 2 डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं बियॉन्ड पोस्टपोनिंग क्लास 12 एग्जामिनेशंस। तो अभी देखो, हाल ही में डिसीजन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें अभी जो प्लस टू क्लास के बोर्ड एग्जामिनेशन है सीबीएसई के, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, और इसके अलावा जो क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन उनको कैंसिल कर दिया गया है। ओके, तो अभी इसको सही फैसला कहा जा रहा है ऑथर की तरफ से, तो अभी जो सर्कमस्टांसेस बने हैं उसके हिसाब से सही फैसला है, और इससे आने वाले समय में जो यहाँ पर डिस्ट्रप्शंस बनेगी स्टूडेंट्स के सामने, तो वो कम हो जाएंगी। तो इसके चलते यहाँ पर बात करें कि जो अभी पोस्टपोन किया गया है स्कूल लिविंग एग्जामिनेशन को, जैसे प्लस टू का एग्जाम पोस्टपोन हुआ है, तो ये इसके बारे में अभी डिसीजन जून महीने में लिया जाएगा। तो सरकार ने ऐसा कहा है कि 1 जून को सिचुएशन का जायजा लिया जाएगा, तो एक्सपर्ट्स बैठेंगे और देखेंगे कि मतलब 1 जून के आसपास की क्या सिचुएशन है। क्या केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं, जैसे अभी कल केसेस आए, एक ही दिन में 2 लाख केसेस आ गए, तो क्या ऐसी सिचुएशन रहती है 1 जून के आसपास भी? तो फिर उस समय उस हिसाब से निर्णय लिया जाएगा, और जब भी एग्जाम प्लस टू क्लास के शुरू होंगे उससे 15 दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। ओके, तो ये यहाँ पर जो है ना स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है भारत सरकार ने। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे जो एकेडमिक ईयर है ना वो नहीं खराब होगा बच्चों का। और अगर बात करें क्लास 10 के जो स्टूडेंट्स हैं, तो उनके सामने भी सरकार ने ऑप्शन रखी है कि अभी फिलहाल तो इनके एग्जाम कैंसिल है, इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रमोट हो जाएंगे इंटरनल असेसमेंट के बेस के ऊपर। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है, अगर कोई किसी बच्चे को शक है, सेटिस्फेक्शन नहीं है कि मेरे मार्क्स कम लगे हैं इंटरनल असेसमेंट के चलते, तो फिर उसको यहाँ पर एक ऑप्शन है कि वो दोबारा से एग्जाम में बैठ सकता है। ओके, तो जब यहाँ पर सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, जैसे अगर प्लस टू का जब पेपर स्टार्ट होगा, तभी यहाँ पर लग रहा है कि तभी अगर इनको जो ऑप्शन दी गई है ना कि आप फिजिकल एग्जामिनेशन में बैठ सकते हो, तो तब ये भी बैठ सकते हैं क्लास 10 वाले। लेकिन ये उनके ऊपर है, जाना है या नहीं जाना है। ओके, अगर नहीं सेटिस्फेक्शन है, तो अगर आपको लगता है कि मैं पेपर एग्जाम देकर मैं अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकता, तो आप बैठ सकते हैं। तो ये ऑप्शन रखी हुई है आपके सामने, और इसी के चलते ये भी बात यहाँ पर सामने आ रही है कि जिस तरीके से मतलब दोबारा जो स्टेट गवर्नमेंट्स जो यहाँ पर प्लानिंग करती है ना कहीं पर वहां पर खामियां हैं। ओके, तो ये मतलब चीजें सामने आ रही हैं, तो जिस तरीके से सिस्टम को सही तरीके से वो मैनेज करके नहीं चल पा रही, और एड्रेस यहाँ पर नहीं कर पा रही जो कंसर्न्स निकल कर आ रही है, जो पैंडेमिक के चलते जो प्रॉब्लम्स निकल कर आ रही हैं एजुकेशन के लाइन में अगर बात करें या इंडस्ट्री की लाइन में अगर बात करें, तो ये एक तरीके से क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट्स को। ओके, इसके अलावा बात करें जो स्कूल एजुकेशन होती है ना, वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। देखो, हमारे यहाँ पर भारत के संविधान में 3 लिस्ट बनी हुई है, एक है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट, तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। तो हमने क्या किया हुआ है, जो अपने काम है ना, काम को बांटा हुआ है कि मतलब कौन सा काम केंद्र सरकार करेगी, किस उसका दायित्व बनता है, कौन से काम का यहाँ पर दायित्व स्टेट गवर्नमेंट का बनता है,
और कौन सा काम ऐसा है कि जो दोनों करेंगी, तो उसको कॉन्करेंट लिस्ट में रखा हुआ है, उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। ओके, तो ये जो स्कूल एजुकेशन है ना, ये स्टेट सब्जेक्ट है। ओके, तो ये ऐसे यहाँ पर बात की जा रही है। इसके अलावा अगर मैं पुलिस की बात करूं, वो भी स्टेट सब्जेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे सब, जैसे मैं डिफेंस की बात करूं, तो वो यूनियन सब्जेक्ट है। यूनियन गवर्नमेंट का मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिफेंस फोर्सेस को मैनेज करना, कहाँ पर डिप्लॉय करना, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी। कभी देखा है कि किसी राज्य सरकार ने ऑर्डर दिया हो कि कहाँ पर आर्मी लगानी, कहाँ पर नहीं लगानी है? तो ये रिक्वेस्ट जाती है हमेशा स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे राज्य में सिचुएशन खराब हो गई है, तो आप हमारे यहाँ पर जो ना आर्मी के जवान भेज दो। ओके, ये रिक्वेस्ट होती है। ओके, तो ये ऑर्डर नहीं होता, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ओके, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। कम्युनिकेशन जो है, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। ओके, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट्स देखती हैं। ओके, उनका दायित्व बनता है। अगर पानियों की बात करें, जो नदियों का पानी बहता है, वो स्टेट सब्जेक्ट है। ओके, स्टेट जो राज्य सरकारी होती है, तो उनका दायित्व बनता है। जो भी मिनरल वगैरह किसी राज्य में निकल रहे हैं, तो ओके, तो वो उसके उसके रिगार्डिंग जो रॉयल्टी लेनी है, तो स्टेट स्टेट के अंदर आती है वो। ओके, तो ये सब यहाँ पर सिनेरियो है। तो कॉन्करेंट लिस्ट में जो चीज दोनों में आ जाती है, जैसे पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट हो गया, या फिर हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए। ओके, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट है, तो इसके ऊपर राज्य सरकारें भी काम करती हैं और केंद्र सरकार भी काम करती है। तो अभी बात करें कि स्कूल एजुकेशन एक स्टेट सब्जेक्ट है और अभी रहा है, तो अभी तो स्टेट गवर्नमेंट है ना, तो अभी इनको जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है और सीबीएसई जो है ना, तो अभी इनके साथ पार्टनरशिप करके काम करना चाहिए। और किन्हीं ना किन्हीं तरीके से ना, जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स हैं, तो उनको यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए सामने रखना होगा। ओके, तो फिर आगे कंटिन्यू करनी होगी उनकी एजुकेशन। ओके, साथ ही साथ उस सिचुएशन को एवेल्युएट भी करते जाना है कि बच्चों को कैसे टैकल करें, किस तरीके से उनको क्वालिटी एजुकेशन हम प्रदान करें। तो ये आपस का जो कोऑर्डिनेशन है ना, स्टेट गवर्नमेंट्स का और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो वो ये भी बहुत जरूरी है। खासतौर पर जो हमारा सीबीएसई, ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, तो इसका भी काफी दायित्व बनता है। तो इसके साथ भी स्टेट गवर्नमेंट्स को यहाँ पर ये कॉपरेट करके यहाँ पर चलना होगा। इसके चलते जितना यहाँ पर डिस्ट्रप्शन कम रखेंगे, ओके, तो उतना यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए सही रहेगा, उतना वो सही तरीके से काम कर पाएंगे। इसके अलावा जो ये डिमांड आती है ना कि एग्जाम को कैंसिल कर दो, ओके, या फिर स्कूल्स को बंद ही रखो, तो यहाँ पर ज्यादातर एक ही चीज सामने आती है, तो वो है यहाँ पर मुनाफा, स्कूलों का मुनाफा। मतलब जब एक तो होता है ना कि जरूरत है काम की तब करो, जब जरूरत नहीं है तब भी यहाँ पर अगर डिमांड है कि एग्जाम कैंसिल कर दो, स्कूल्स डिमांड कर रहे हैं, ओके, तो स्कूल्स कह रहे हैं कि स्कूल्स को शट ही रखो, तो यहाँ पर यही चीज है, मुनाफा। कहने का मतलब देखो, फीसेस तो ये ले ले पूरी, जो स्कूल जितने भी हैं, अभी एग्जाम वगैरह होंगे नहीं। ओके, ना ही बच्चे स्कूल्स में जाकर बैठे हैं, अगर बैठे भी हैं तो ज्यादा ज्यादा एक महीना बैठ गए होंगे। ओके, तो बाकी सारा साल तो घर पे रहे हैं बच्चे, अगर हम ये पिछले एकेडमिक ईयर की बात करें तो तब ना इनके यहाँ पर कोई बिजली का बिल आया, ओके, ना पंखे चले, ना कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल, ना कोई ट्रांसपोर्टेशन चली इनकी। तो लेकिन फीस तो ये पूरी ले रहे हैं ना, तो क्या है, मुनाफा ही है और क्या है इनका। ओके, तो ज्यादातर जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है ना, तो मुनाफे के ऊपर ही ये फोकस करते हैं। ओके, मतलब अच्छा खासा इनको इनका टर्नओवर भी होता है एक साल का, मतलब 1.5 करोड़, 4-4, 5-5, 10-10 करोड़, इतने तक का इनका यहाँ पर मतलब प्रॉफिट है ये कोई टर्नओवर नहीं है, प्रॉफिट है पूरा पूरा। फिर भी ये मतलब ना सही तरीके से जो फैसिलिटीज देनी चाहिए बच्चे को, वो नहीं देती। ओके, जिस तरीके से मतलब स्टाफ को प्रमोट करना चाहिए, उनके ऊपर पैसा लगाना चाहिए, वो नहीं करते हैं। तो ये मतलब कहीं ना कहीं ना, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे एजुकेशन सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस बनकर रह गया। तो आगे यही बात कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, तो जैसे उनके ऊपर दबाव बनाया जाता है कि स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन यहाँ पर जो है आप कैंसिल कर दो, आउट ऑफ द वे कर दो। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि वो यहाँ पर लेसन्स को डिलीवर करें, उनके ऊपर फोकस करें कि बच्चों को कैसे मॉनिटर करना है, और मतलब कैसे बच्चों की जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है ना, उसको एवेल्युएट करना है रिमोटली। जो मतलब ऐसे ऐसे एरिया से बच्चे आते हैं जहाँ पर अच्छा खासा मतलब ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है एजुकेशन का, और मतलब इंटरनेट कनेक्टिविटी भी खास नहीं है। तो उनको कैसे सही करें, वहां पर वो कैसे आसानी से अच्छे तरीके से लेक्चर उनको उनको यहाँ पर पहुंच जाए, क्योंकि कैसे मतलब वहां तक अच्छे लेसन जो है वो डिलीवर हो जाए, तो इन सब चीजों के ऊपर फोकस करना होगा ना। तो अगर हम यहाँ पर पैंडेमिक के दौरान ऐसी सिचुएशन का भी सामना कर रहे हैं कि बच्चे घर पर बैठ के ही पढ़ रहे हैं, तो ये सभी चीजें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना होगा। इसके अलावा बात करें कि यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है, इसको यहाँ पर यूज करो, पैसा जोड़ो इसके तहत। और यहाँ पर जो 4G कनेक्टिविटी है ना, तो उनको स्ट्रेंथन करो, खासतौर पे देश के उन कोनों पर जहां पर सिग्नल जो है ना वो सही नहीं आ रहा है, सिग्नल बहुत खराब है। ओके, तो मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मुझे भी कई बार कमेंट बॉक्स में आंसर क्वेश्चन करते हैं कि सर
जो रेजोल्यूशन होता है वीडियो को उसको थोड़ा कम रखा करो, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी आती ही नहीं है, अच्छे मतलब अच्छा कनेक्शन ही नहीं आता। तो ये सिचुएशन देखो आप, मतलब ये सिचुएशन है तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे। ओके, तो अभी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को यूज करो रिमोट एरियाज में जहां पर आपको पता है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, जो यहाँ पर कनेक्टिविटी जिस तरीके से आनी चाहिए, या फिर जो भी कंपनी अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है वहां पर। तो वहां पर सैटेलाइट ब्रॉडबैंड की बात कर रहे हैं कि उस तरीके से यहाँ पर आप इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करो। इसके अलावा बात कर रहे हैं जो ओपन बुक एग्जाम मॉड्यूल्स हैं, तो उनकी आप तैयारी करो। तो ओपन बुक एग्जाम मॉड्यूल्स, तो ये भी ना बहुत सारे देश ये वाला पैटर्न फॉलो करके चलते हैं, यूनिवर्सिटीज भी ऐसा पैटर्न फॉलो करके चलती हैं। अभी देखो जब ये पैंडेमिक था पिछले साल, तो पिछले साल भी ना जो मार्च अप्रैल का महीना था तब भी एकेडमिक ईयर कंप्लीट हो रहा था, तो उस समय भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के एग्जाम ऐसे हुए थे जिन्होंने घर बैठे ही बच्चों को बोल दिया था कि आप किताब खोलकर जो है ना एग्जाम दे सकते हो। ओके, मतलब कि ऑन द स्पॉट आपके पास जो क्वेश्चन पेपर आएगा, टाइम लिमिट आपके पास होगी कि 3 घंटों में आपने अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर ये परमिशन दे दी कि आप किताब खोलकर जो है एग्जाम दे सकते हो। तो ये भी ना, ये आज का नहीं है मेथड, ये बहुत पुराना मेथड है। स्कूल्स में भी ये कई बार फॉलो होता रहा है जो बाहर की कंट्रीज है वहां पर, लेकिन भारत में ऐसा मॉडल स्कूल्स में फॉलो नहीं हुआ। तो ये यूनिवर्सिटीज की मैं बात कर रहा हूँ जो भारत में अभी हाल ही में पिछले साल देखने को मिला कि आप किताब खोलकर पेपर दे सकते हो। ओके, तो अभी इसकी इसके मॉड्यूल्स को भी यहाँ पर ना तैयार करने की बात करें कि इसके मॉड्यूल्स वगैरह तैयार करो, किस तरीके से यहाँ पर एग्जाम आप करवा सकते हो फ्यूचर में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है। और अभी जो टीचर्स हैं और जो स्कूल स्टाफ है ना, तो उसकी बात करें कि उनको वैक्सीन आप प्रोवाइड करो पहले, और ताकि जो स्कूल्स हैं दोबारा से खुल सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी खुल सके। और ऐसी सिचुएशन नहीं बनानी है कि वायरस जो है ना वो हमारी जो एंटायर जो जनरेशन है तो उसको बंदी बनाकर रख दे, तो मतलब उनकी एजुकेशन को होल्ड करके रख दे और उनको आगे ना बढ़ने दे। तो ये सिचुएशन नहीं बनने देनी है। बच्चा स्कूल में जाता है तो स्कूल में काफी कुछ सीखने को मिलता है। देखो स्कूल में बच्चे की ना मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज भी काफी होती हैं। ओके, कई दोस्त होते हैं उनके साथ खेलना कूदना। ओके, तो ये सब चीजें होती हैं जो बच्चे को फिट रखती हैं। बच्चे का जो यहाँ पर मेंटली, जो यहाँ पर जो जिस तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए ना वो होती रहती है। तो ये सब चीजें हैं जब स्कूल जाकर भी बच्चा सीखता है तो सिर्फ और सिर्फ किताबों से ही नहीं सीखता, अपनी एक्टिविटीज से भी सीखता है। और भी बहुत सारी यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं तो उसमें बच्चा पार्टिसिपेट करता है। तो बहुत सारे फायदे हैं स्कूल जाने के। तो चलिए अभी बात करते हैं एडिटोरियल नंबर 3 की। यहाँ पर बात कर रहे हैं ऑयल डिप्लोमेसी, इंडिया स्लिक रियाद पॉलिटिक। तो शुरुआत में बात करते हैं, अभी देखो जब भी हम क्रूड ऑयल की बात करें ना, तो अब अभी यहाँ पर क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं बेसिकली। तो उसके मामले में सऊदी अरेबिया का काफी बड़ा डोमिनेंस है पूरे इस रीजन में। और जिन भी जो आसपास के जो देश है अगर उनका पूरा हम संग्रह की बात करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर रहता है, उन सभी आसपास के जो देश होते हैं जो मतलब कि सऊदी अरेबिया के आसपास जो कि ऑयल रिच कंट्रीज है, अगर उनकी मैं बात करूँ तो अभी बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो ग्लोबल ऑयल मार्केट है तो सऊदी अरेबिया का वहां पर डोमिनेंस जो है ना अभी बनता जा रहा है। तो अभी जो इंडिया के जो स्टेट रिफाइनर्स हैं, ओके, तो जो रिफाइनर्स मतलब जो कच्चा तेल यहाँ से मंगवाते हैं और अपने यहाँ पर जो रिफाइनरीज लगी हैं भारत में, फिर उनको रिफाइन करते हैं, फिर पेट्रोल डीजल चारकोल, ओके, जो यहाँ पर हाई रिफाइंड एविएशन फ्यूल होता है उन सबको यहाँ पर ना अलग अलग करते हैं क्रूड ऑयल में से छांट कर। तो रिफाइनरीज का काम ये होता है। ओके, तो अभी क्या किया है हाल ही में जो स्टेट रिफाइनर्स है, तो उन्होंने अभी 1/3 ना यहाँ पर कम ऑयल जो है ना अभी ऑर्डर किया है मई महीने के लिए रियाद से। तो रियाद यहाँ पर किसकी कैपिटल है? सऊदी अरेबिया की। ओके, तो मतलब कि पहले जैसे हम ऑयल इंपोर्ट करते थे सऊदी अरेबिया से, अब वहां से 1/3 मतलब कटौती कर दी है 1/3। तो ये 36-37% बनता है कि मतलब अभी मई महीने के लिए हम 36-37% कम ऑयल परचेज करेंगे सऊदी अरेबिया से। क्या रीजन हो सकते हैं इसके बीच में? तो अभी देखो भारत में एक और तो यहाँ पर ना स्टेट इलेक्शन चल रहे हैं, तो काफी राज्यों में इलेक्शन अभी चल रहे हैं। जैसे तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी की बात करूँ तो यहाँ पर तो 6 अप्रैल को हो गए। तो अभी 8 फेसेस में बंगाल में चल रहे हैं और असम में चल रहे हैं 3 फेसेस में। तो मतलब कि इलेक्शन का माहौल है एक और दूसरी ओर ना यहाँ पर भारत ने भी सऊदी अरेबिया को रिक्वेस्ट की थी। हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। हाल ही में प्राइसेस बहुत बढ़ गए थे पेट्रोल और डीजल के, तो 100 के पार भी कई राज्यों में पेट्रोल के प्राइसेस चले गए थे। तो इसी के चलते रिक्वेस्ट की थी सऊदी अरेबिया को कि आप जो अपनी प्रोडक्शन है ना उसको बढ़ा लीजिए।
सऊदी अरेबिया ने जानबूझकर अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर कट लगाया हुआ है, मतलब जितनी वो प्रोडक्शन कर सकता है ना क्रूड ऑयल की, उसने जानबूझकर अपने प्लांट्स को बंद रखा हुआ है कि क्रूड ऑयल अभी धरती से नहीं निकालना है, उसको कम निकालना है। कम निकालने का मतलब ये है कम निकलेगा, ओके। इंडिया की मार्केट में डिमांड बढ़ती जा रही है, प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको अच्छा दाम मिलेगा, ओके। तो इसके चलते यहाँ पर उन्होंने कट लगा दिए, तो भारत सरकार ने रिक्वेस्ट की कि आप कट मत लगाओ, आप प्रोडक्शन बढ़ाइए, ओके। तो लेकिन डिमांड जो ये भारत की जो डिमांड थी उसको इग्नोर कर दिया गया सऊदी अरेबिया के द्वारा। और सऊदी के जो एनर्जी मिनिस्टर थे ना, उन्होंने भारत को पता क्या क्या भारत को कहा कि आप जो आपके जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ना, जो भारत में जो ऑयल रिजर्व है, तो आप वहां से तेल निकालो, ओके। तो मतलब ये जवाब आया जो भारत ने रिक्वेस्ट की थी, तो ये अच्छा नहीं लगा भारत को ये चीज। और बिल्कुल उसी तरीके से भारत ने भी रिस्पॉन्ड किया, तो अभी देखो ऑर्डर ही कम कर दिए जो स्टेट रिफाइनर्स हैं, ओके, मतलब जो सरकार के कंट्रोल में जो रिफाइनरीज काम करती हैं, ओके, तो उन्होंने अपना ऑर्डर ही कम कर दिया। तो यहाँ पर ये भारत के कुछ रीजन्स हैं जहां से तेल निकाला जा सकता है। तो ये देखो इस तरीके से अगर कोई निशान बना है, तो ये मतलब ऑन शोर है, मतलब कि धरती के मतलब अंदर से ही तेल निकाला जा रहा है। तो अगर ऐसा निशान, तो ऑफ शोर मतलब समुद्र के किनारों, जहाँ समुद्र में से यहाँ पर तेल जहां से हम निकाल रहे हैं, ओके, गैस निकाल रहे हैं, तो ये ऐसा सिंबल उसका है, ओके। तो ये इसके अलावा मेट्रो सिटीज और ये ऑफिस का निशान, तो देखो गंगा वैली में, ओके, तो यहाँ पर भी धरती के नीचे से तेल निकलता है, ओके। कुछ अलग अलग रीजन है, जोधपुर हो गया, इसके अलावा गुवाहाटी हो गया, असम का यहाँ पर ये धोलीजन, यहाँ पर धोली जजन यहाँ पर नाम का ना यहाँ पर एरिया है जहाँ पर तेल निकलता है, अरुणाचल में भी निकलता है। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें ना, तो महानदी का बेसिन वहां पर भी है, भुवनेश्वर पर है, भुवनेश्वर में है, तो यहाँ पर महानदी का ऑफशोर, यहाँ से भी गैस निकलती है। कुल मिलाकर मतलब इतने बड़े पैमाने पर हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो तभी तो हमें डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है बाहर के देशों के ऊपर, सऊदी अरेबिया जैसे मुल्कों के ऊपर। तो निकलता तो है तेल इधर, कुल मिलाकर ना 26 साइट्स हैं जहां से हम तेल निकाल सकते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ 8 ही ऐसी साइट्स हैं जो ऑपरेशनल है। और हाल ही में ये कोलकाता से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर ना 24 परगना एरिया पड़ता है, जहाँ पर भारत सरकार ने नया कुआं लगाया है ऑयल का, ओके। तो वहां से हम ऑयल निकालते हैं, क्रूड ऑयल निकालते हैं। तो ये सिचुएशन है भारत की। और इसके अलावा मैं अगर रिफाइनरीज की बात करूँ ना, तो ये भारत में अलग अलग लोकेशन है जहाँ पर रिफाइनरीज लगी हुई हैं। तो जो भी कच्चा तेल आता है ना, तो इन रिफाइनरीज में जाता है, तो उनको रिफाइंड किया जाता है तेल को। पेट्रोल, डीजल, इन सब अलग अलग यहाँ पर जो हिसाब से उसको उस केमिकल को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रिफाइन किया जाता है। ओके, तो मिट्टी का तेल हो गया या चारकोल हो गया, सब कुछ यहाँ पर इन्हीं रिफाइनरीज में से ही निकल कर बाहर आता है। ओके, तो ये आप लोकेशंस दे सकते हो, मथुरा हो गया, पानीपत हो गया, बठिंडा हो गया, ओके। तो कुछ तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनीज के द्वारा लगाई हुई, जैसे यहाँ पर रिलायंस की देख लो, ये जामनगर में ये रिलायंस की ही रिफाइनरीज है, बहुत बहुत बड़ी रिफाइनरीज है। और जहां पर ये सिंबल आप देखोगे इंडियन ऑयल का, तो वो सरकार के अंदर है, ओके। तो ये इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कौन सी स्टेट ओन्ड है, कौन सी जो है ना प्राइवेट रिफाइनरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर बात करें कि अगर एक डेकेड पहले हम सोचते ना ऐसा, 10 साल पहले अगर सोचते, तो हमारे लिए अनइमेजिनेबल होता कि हम यहाँ पर स्ट्राइक करते सऊदी अरेबिया के खिलाफ। अगर सऊदी अरेबिया ऐसी हरकत पहले करता, तो हम उसके खिलाफ ऐसे स्ट्राइक करते, हमने ऐसे अभी डिमांड ही कम कर दी। तो ऐसा अगर 10 साल पहले करते, तो भारत के लिए मुमकिन नहीं था। ये अनइमेजिनेबल कंडीशन इसको कह रहे थे भारत के लिए, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो अभी समय जब बदला है ना, उस हिसाब से तीन यहाँ पर ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली तो शेल रेवोल्यूशन हो गया, दूसरा हो गया क्लाइमेट कंसेंसस, तीसरा हो गया शार्प ड्रॉप इन रीन्यूएबल एनर्जी कॉस्ट। तो पहले क्या होता था, जब सोलर पैनल भी लगवाना होता था ना, बहुत महंगा पड़ता था। जो फोटोवोल्टिक सेल जो लगे होते हैं सोलर पैनल्स में, तो बहुत महंगा पड़ता था इसका सेटअप। लेकिन अभी समय के हिसाब से इसके दाम काफी कम हो गए, तो जिसका कि भारत को फायदा मिल रहा है। तो अभी देखो भारत सरकार भी पर्टिकुलरली रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के ऊपर फोकस कर रही है, अलग अलग स्कीम्स के थ्रू प्रमोट कर रही है कि जो देश के लोग हैं वो सोलर एनर्जी के प्लांट्स अपने घर पे लगाए, ओके। तो यहाँ पर अपनी कंजप्शन के लिए जो भी ऊर्जा चाहिए खुद से प्रोड्यूस करे सोलर एनर्जी की मदद से। तो इसी के चलते एक दूसरा शेल रेवोल्यूशन मतलब ये ना अमेरिका में हुआ है। तो शेल रेवोल्यूशन का इसका मतलब क्या है, इसको भी अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ। इससे पहले ये क्लाइमेट मतलब जैसे ये बदल रहा है ना, मौसम बदल रहा है, जैसे क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, तो इसका भी यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ रहा है किसी ना किसी तरीके से। लोग जो है ना कोशिश कर रहे हैं कि ये जो फ्यूल्स होते हैं ना, जो हम यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, तो ये एमिशन बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं, नुकसान करते हैं, एयर क्वालिटी खराब करते हैं। तो इसी के चलते लोग अभी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे व्हीकल्स के ऊपर फोकस करें जो एमिशन ना क्रिएट करें, जो मतलब पोल्यूशन ना क्रिएट करे। तो इसलिए जैसे ईवी व्हीकल्स हो गए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, अभी तो देखो
जो कुछ देश ऐसे भी हैं, जैसे आप इलेक्ट्रिक ट्रेन जाते देखते हो ना कि ऊपर उसके ऊपर एक पेंटोग्राफ लगा होता है। पेंटोग्राफ जो बिजली के तार के साथ टच होता है और गाड़ी आगे बढ़ती रहती है। इलेक्ट्रिक ट्रेन ऐसे चलती है हमारी। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रिक हाईवेज भी बनने जा रहे हैं। तो हो सकता है कि जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन रहा है तो वहां पर इलेक्ट्रिक हाईवेज को इंट्रोड्यूस किया जाए, और वहां पर एक पर्टिकुलर लेन होगी जिसके ऊपर ऐसे ही बिजली की तार जाएगी, और जो गाड़ियां, जो ट्रक बसेस होंगी ना, बड़े बड़े गाड़ियां जो होंगी, अभी उनके लिए बनेगा सिर्फ ये। तो उनके ऊपर भी एक पेंटोग्राफ लगेगा, वो ऊपर तार के साथ टच करेगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी गाड़ी के अंदर, गाड़ी दौड़ती जाएगी। ओके, तो अभी इन इन सेटअप्स के ऊपर फोकस करना शुरू कर दिया। तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट कंसेंसस बहुत अहम मुद्दा है। ओके, तो अभी बात करते हैं शेल रेवोल्यूशन। तो शेल रेवोल्यूशन ये अमेरिका लेकर आया था। अमेरिका के पास कोई खास बड़े पैमाने पर यहाँ पर भंडार नहीं थे क्रूड ऑयल के। क्रूड ऑयल के भंडार अभी भी बहुत कम है अमेरिका में, लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ओके, और नेट एक्सपोर्टर है शेल ऑयल का। ओके, तो अब जब हम ओवरऑल बात करते हैं ना ऑयल की, तो देखो ऑयल बहुत तरह का है। ऑयल क्रूड ऑयल भी है, ओके, ऑयल शेल ऑयल भी है, शेल गैस भी है। ओके, तो अभी इस तरीके से अगर हम क्रूड ऑयल की भी बात करें तो शेल गैस की भी, शेल ऑयल की भी बात करें, तो दोनों को अगर मिला ले तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन जाता है ऑयल के मामले में, अमेरिका। ओके, तो नेट एक्सपोर्टर है शेल ऑयल का। ओके, तो अभी इसने अभी जो अपनी सप्लाई सोर्स है अभी इंडिया के लिए भी और दूसरे देशों के लिए भी खोली है। तो ये है क्या, इसको निकालते कैसे हैं, अभी इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ये देखिए, ये पूरी की पूरा सेटअप यहाँ पर लगा हुआ है कि किस तरीके से धरती के नीचे ना, यहाँ पर शेल गैस या फिर शेल ऑयल उसको एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है। तो एक तो ये कन्वेंशनल गैस प्रोडक्शन का मेथड था। देखो ये धरती है, धरती के नीचे एक वाटर टेबल बहता है, मतलब कि कुछ फीट नीचे जाओगे, 100 फीट नीचे चले जाओ या 150 फीट, कभी कभार तो ऐसा था पहले इसी जमाने में 20 फीट नीचे जाओ, 50 फीट नीचे जाओ तो पानी आना शुरू हो जाता था। लेकिन अभी मतलब एग्रीकल्चरल जो यहाँ पर इतना यहाँ पर वेस्ट हो रहा है ना पानी, मतलब कि जो राज्य ऐसे हैं जहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन उस पर्टिकुलर क्रॉप की नहीं, जैसे यहाँ पर मैं राइस की बात कर लूँ या फिर शुगर केन की बात करूँ, लेकिन फिर भी जबरन जो है ना वहां पर नीचे से, धरती से नीचे से पानी निकाल कर उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ रहा है कि वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है। तो कई कई जगह पर ऐसे है 200 फीट नीचे चला गया, 300 फीट नीचे चला गया, तो इस तरीके से यहाँ पर पानी नीचे जा रहा है। तो देखो ये वाटर टेबल है। अभी उससे भी जब 1000 फीट नीचे आते हैं ना, तो वहां पर पत्थर की लेयर्स होती है, मिट्टी, ओके, रेत रेत की लेयर होती है, तो वहां पर भी हमें गैस मिलती है। तो कन्वेंशनल मेथड के तहत हम वहां से गैस निकालते रहे। ओके, तो गैस रेजरवायर मतलब पत्थरों में छिपी होती थी, उसको निकालते रहे और उसके उस गैस को आगे यूज करते रहे। लेकिन अभी इससे भी नीचे चले गए। अभी मतलब धरती के साथ एक तरीके से खिलवाड़ भी ये हो रहा है। तो 7000 फीट नीचे जाना पड़ता है। 7000 फीट नीचे जाकर, ओके, इतना बोर करके नीचे फिर जाकर एक लेयर आती है, तो वहां पर जो है ना शेल गैस मिलती है। तो मतलब लॉक रहती है पत्थरों के बीच में ही, और उन्हीं पत्थरों के बीच में से उस शेल गैस को यहाँ पर सक करके एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला जाता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत लंबी पाइप जाती है, और फिर यहाँ पर मोटर वगैरह यहाँ पर लगे होती है जो कि मतलब इसको खींचती है ऊपर। ओके, फिर ये ऑयल या फिर जो गैस होता है तो उसको यहाँ पर बाहर निकाला जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये काम होता है 7000 फीट नीचे जाकर। तो ये ऐसे काम यहाँ पर अमेरिका ने किए, तो जिसके चलते वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर बन गया। ओके, तो अगर नेचुरली जैसे सऊदी अरेबिया के पास क्रूड ऑयल के भंडार है, तो वैसे भंडार इसके पास इतने ज्यादा नहीं है अमेरिका के पास। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा और समझ लें गहराई से। ये लैंड सरफेस है, ये कोल बेड मिथेन है। ओके, ये कन्वेंशनल गैस, जैसे मैंने अभी आपको बात की कि 1000 फीट नीचे जाओ तो गैस मिल जाती है, कन्वेंशनल ऑयल मिल जाता है। तो बिल्कुल उसके नीचे जाकर फिर यहाँ पर ना ऑयल रिच शेल, यहाँ पर ऑयल या गैस के फॉर्म पर शेल जो है यहाँ पर पनप रही होती है पत्थरों के बीच में। तो वहां से उसको एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर सिचुएशन होती है। इस तरीके से एक्सट्रैक्शन होती है जो कि अमेरिका करता है काफी बड़े पैमाने पर। तो यहाँ पर भी देख लो, देखो ये जो मैप है ना, तो यहाँ पर बड़ी बढ़िया तरीके से जितना जितना कैपेसिटी है ना क्रूड ऑयल प्रोडक्शन की जिस भी देश की, ओके, बिलियन यहाँ पर बैरल के हिसाब से, तो उस हिसाब से यहाँ पर इसका नक्शा बड़ा बड़ा या छोटा करके दिखाएगा। देखो यहाँ पर अगर मैं वेनेजुएला की बात करूँ तो बहुत छोटा देश है ये, लेकिन उसका नक्शा बड़ा दिखाएगा। क्यों, ये देखो यहाँ पर लिखा 300, मतलब कि इतने बड़े पैमाने पर ये इतने बैरल के हिसाब से यहाँ पर ना प्रोडक्शन कर सकता है क्रूड ऑयल की, इतनी कैपेसिटी है इसकी। अगर यहाँ पर अमेरिका देख लो, ये 36.5 अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो। ओके, तो ये इसीलिए यहाँ पर इसका नक्शा छोटा कर दिया। हाल में एक्चुअल में इसका नक्शा बड़ा है, वेनेजुएला बहुत छोटा है। जैसे ये इंडिया देख लो, इंडिया के मुकाबले में ईरान यहाँ पर बड़ा शो किया हुआ है, लेकिन ईरान का एक्चुअल नक्शा बहुत छोटा है, लेकिन इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी ज्यादा है क्रूड ऑयल की, इसलिए यहाँ पर इसको बड़ा शो किया हुआ है। तो इस तरीके से ये मैप है।
ऑस्ट्रेलिया कितना बड़ा है, लेकिन उसको छोटा शो किया क्योंकि उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, प्रोडक्शन की है ही नहीं क्रूड ऑयल वहां पर। तो इस तरीके से पूरा का पूरा वर्ल्ड का सिनेरियो आप इसको देख सकते हो। और वेनेजुएला और सऊदी अरेबिया ये वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है क्रूड ऑयल के। और जो भारत के आसपास के रीजन, ये सऊदी अरेबिया हो गया, कुवैत हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, तो यही भारत के आसपास के रीजन। अगर भारत यहाँ से सामान मंगवाता है तो भारत को सस्ता भी पड़ता है। मतलब पास के रीजन में से ही आपको ऑयल मिल जाता है। अगर आप दूर जाओगे यूएस के पास लेने, तो यहाँ पर टाइम ज्यादा लगेगा और रास्ता भी ज्यादा हो जाएगा, खर्चा भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये चीजें यहाँ पर मायने रखती हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते। तो यहाँ पर आगे बात कर रहे हैं कि अभी अगर 2020-21 की बात करें तो यूएस यहाँ पर फिफ्थ लार्जेस्ट सप्लायर रहा है इंडिया को क्रूड ऑयल के मामले में। और हालांकि काफी दूरी भी थी, तो फ्लाइट डिस्टेंस भी काफी था, शिप यहाँ पर वहां से चलकर इंडिया में पहुंचते, तो फिर भी यहाँ पर फिफ्थ लार्जेस्ट सप्लायर वो रहा है। इसके अलावा भारत की भी विलिंगनेस है कि वो यहाँ पर नए सोर्सेज के ऊपर ऊपर टैप करे, मतलब नए जो यहाँ पर जहाँ पर जो मुल्क है ना उनके साथ टाई अप बढ़ा है। जैसे यहाँ पर गोवाना हो गया, ब्राजील हो गया, कनाडा हो गया, रशिया हो गया। ओके, तो ये ब्राजील गोवाना ये दोनों के दोनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं। ओके, कनाडा नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, रशिया और यहाँ पर एशिया में पड़ता है आधा, और थोड़ा यहाँ पर रीजन जो है इसका यूरोप में पड़ता है। तो ये सबसे भी यहाँ पर भारत चाह रहा है कि इनसे भी मैं अपनी जो तेल की डिमांड है इनसे यहाँ पर पूर्ति की जाए, तो जिससे यहाँ पर जितने बड़े पैमाने पर आने वाले समय में ऑयल डिमांड होगी वो पूरा हो सके। और इसके अलावा डोमेस्टिक रिफाइनरीज की बात करें तो उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है, और यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी एक तरीके से प्रोसेस की जा रही है कि यहाँ पर क्रूड जो है ना, मतलब अलग अलग सोर्सेज से जो है लिया जाए, तो एक तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी बन जाए। ऐसा नहीं कि एक ही ऊपर डिपेंडेंस रखते रखते मतलब फ्लेक्सिबिलिटी हम बढ़ाए ना आने वाले समय में, तो इस तरीके से फिर और अपॉर्चुनिटी की चांसेस कम हो जाएंगे। तो इसको नहीं करना है, भारत सरकार बिल्कुल सही तरीके से अप्रोच बनाकर चल रही है। सब जगह यहाँ पर ध्यान रख रही है कि कहाँ कहाँ से हम जो ऑयल जो है वो खरीद सकते हैं। ओके, तो अभी अगर शेयर की बात करें ना, स्पॉट मार्केट परचेजेस में, मतलब जिस मार्केट में ये क्रूड ऑयल परचेज होता है, जिस तरीके से यहाँ पर इसकी मार्केट वर्क करती है, तो उसके शेयर में अभी 5 सालों में ही यहाँ पर 35% का राइज देखने को मिला है। इसी जमाने में 20% तक था। और मतलब डिमांड बढ़ती जा रही है क्रूड ऑयल की अगर हम बात करें। और आगे यहाँ पर बात करें कि अभी जैसे रीन्यूएबल्स की यहाँ पर जैसे राइज बढ़ते जा रहे हैं, मतलब इनका उछाल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत बड़ा मतलब निकलता है इसका। तो यहाँ पर और भी जो ऑयल इंपोर्टर्स हैं, इंडिया की बात करें या किसी और यहाँ पर मुल्कों की बात करें कि जो मतलब डिपेंडेंट है ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, तो उनके सामने यहाँ पर प्रैक्टिकल वे एक रास्ता है कि ऑयल डिपेंडेंसी के ऊपर यहाँ पर ना वो कट लगा सके। जैसे कि यहाँ पर सऊदी अरेबिया की बात करें तो जैसे वो अपनी दादागिरी दिखा रहा है ना, तो जैसे अभी हमने लगा दिया कट, बिल्कुल आने वाले समय में और लगाए। ओके, तो हमारे सामने रास्ता है कि हम रिन्यूएबल यहाँ पर रिन्यूएबल जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी उनके ऊपर फोकस कर सकते हैं, सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस कर सकते हैं, विंड एनर्जी के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे यहाँ पर और दायरे हैं। ओके, तो अभी बात करें जो रिन्यूएबल एनर्जी की जो कॉस्ट है ना, वो 80% गिरी है एक दशक के अंदर अंदर ही, 10 सालों के अंदर अंदर ही 80% तक यहाँ पर जो खर्चा, मैंने अभी बात की कि जो सोलर फोटोवोल्टिक सेल होते हैं, पैनल वगैरह होते हैं, तो जो भी खर्चा आता है उसमें 80% का कॉस्ट कम हुआ है। ओके, तो ये इस तरीके से यहाँ पर कॉस्ट कॉम्पिटिटिव बनता जा रहा है फॉसिल फ्यूल्स के मुकाबले में। और बैटरी सेल कॉस्ट की बात करें तो इनकी भी यहाँ पर दाम ना आधे हो गए हैं 5 सालों के अंदर अंदर। ओके, तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है। ओके, जितनी यहाँ पर सस्ती बैटरी और क्वालिटीबल बैटरी मिल जाएगी ना, तब भी बात बन जाएगी, ईवी व्हीकल्स भी अच्छे से काम करेंगे। और अगर सोलर पैनल्स को आप यूज कर रहे हो, तो देखो सोलर पैनल्स को यूज करेंगे तब भी बैटरी में स्टोरेज होगी, उसी बैटरी से ही घर को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जाएगी, जैसे इन्वर्टर काम करता है। तो इन्वर्टर में क्या होता है कि मतलब जो बैटरी में पावर चार्ज करके स्टोर की होती है, जब लाइट जाती है तो उसी बैटरी से पावर जाती है पूरे घर को। तो सोलर पैनल भी ऐसे ही काम करते हैं। तो यहाँ पर दूसरी बात करें कि अभी भारत ने काफी प्लानिंग की है कि किस तरीके से हमारी डोमेस्टिक ऑयल आउटपुट जो है ना वो बढ़े, और यहाँ पर इम्पोर्ट डिपेंडेंस हमारी कम हो। लेकिन लगातार हम पिछले काफी सालों में फेल होते रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर हम नहीं अपनी प्रोडक्शन बढ़ा पाए जितने बड़े पैमाने पर डिमांड रहती है भारत में ऑयल की। ओके, लेकिन दूसरे हम यहाँ पर अल्टरनेटिव्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम यहाँ पर जो बायोफ्यूल्स है उनके ऊपर फोकस करें कि इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, इनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। नेचुरल गैस जो है ना उसको यूज किया जाए, नेचुरल गैस के भी काफी बड़े भंडार हैं। अगर मैं कृष्णा रिवर बेसिन की बात करूं, गोदावरी रिवर बेसिन की बात करूं, तो जहां पर इनका डेल्टा बनता है तो वहां पर नेचुरल गैस के काफी बड़े भंडार है। ओके, तो वहां पर उनको उनके ऊपर भी हम फोकस कर रहे हैं कि ताकि जो कि मतलब जो ऑयल कट है, ओके, मतलब जो प्रोडक्ट डिपेंडेंसी है उसको हम कम कर सकें। इसके अलावा बात करें इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की। ओके, तो अभी वो क्या यहाँ पर फोरकास्ट कर रही है, जो ये डाटा दे रही है ना, वो भी ये कह रही है कि इंडिया की जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है अभी आने वाले 2 डेकेड्स में और राइज होगी। तो ये इनका फोरकास्ट है एक। और ये भी देखो, ये भी प्रेडिक्शन दे रही है कि भारत की अभी डिपेंडेंस कम होने वाली नहीं है इम्पोर्ट, ऑयल इम्पोर्ट के ऊपर, ये आने वाले समय में और बढ़ेगी।
ओके, 2 डिकेड्स के अंदर अंदर, 20 सालों के अंदर अंदर। तो ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को कब बनाया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, अभी इसके जो यहाँ पर जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या है, इसका मेन मोटिव क्या था, इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करें मुझे कमेंट बॉक्स में। और इसी के चलते आगे बात कर रहे हैं कि भारत अभी प्लानिंग कर रहा है कि अपना जो आने वाले समय में जो फ्यूचर इम्पोर्ट है उसको ग्रो करे, मतलब इम्पोर्ट बढ़ाए किसी ना किसी तरीके से, और जो हमारी ऑयल मार्केट है उसको एक्सपैंड करता रहे। और साथ ही साथ यहाँ पर बार्गेनिंग वगैरह भी करता रहे जो यहाँ पर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनके साथ, जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ। और यहाँ पर पॉलिसी मेकर्स ये सोच रहे हैं कि अगर हम इस ऐसी स्ट्रेटेजी बनाकर चलते हैं ना, कि अगर इम्पोर्ट ग्रो करते रहते हैं धीरे धीरे, तो इससे क्या होगा कि जो जो ऑयल प्रोड्यूसर्स है, जैसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया होगा, तो वो भी डिपेंडेंट हो जाएंगे भारत के ऊपर, इंडियन मार्केट के ऊपर, कि मतलब हमने जो आउटपुट निकाली है वो जाएगी कहाँ, वो ज्यादातर हिस्सा भारत में जा रहा है, तो वो भी डिपेंडेंट हो जाएंगे हमारे ऊपर। और जिस तरीके से यहाँ पर ऑयल डिमांड यहाँ पर श्रिंक करेगी, उसी तरीके से दुनिया के अलग अलग कोनों में जैसे डिमांड श्रिंक होती है, तो बिल्कुल वो भारत के ऊपर ही डिपेंडेंट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इससे यहाँ पर ना प्रोड्यूसर्स को यहाँ पर इस तरीके से उनके सामने सिनेरियो बन जाएगा कि भारत ही उनके सामने ना एक तरीके से अपॉर्चुनिटी रह जाएगा, कि वही देश ऐसा है जो अभी भी ऑयल की डिमांड कर रहा है, तो वहां पर हम ऑयल भेजें और अपना यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो जनरेट करते रहें। तो ये भी सिचुएशन यहाँ पर भारत देख के चल रहा है। दूसरी यहाँ पर भारत की स्ट्रेटेजी की बात करेंगे, जिस तरीके से हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया को या हम प्रेशर करें, हो सकता है कि उसका वो डिजायर्ड इफेक्ट ना हो जो हमने सोचा है। ओके, तो यहाँ पर देखो जैसे सप्लाईज की अगर हम बात करें ना, तो ऑलराउंड पूरी दुनिया में डिमांड है, तो सऊदी अरेबिया अकेला भारत को ही वो ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करता है, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट नहीं करता है, और भी बहुत सारे देश हैं, ग्रोइंग मार्केट्स हैं जहां पर कि वो यहाँ पर अपना जो तेल है वो एक्सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल अगर वो यहाँ पर किसी तरीके से भी अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है, तो जिस तरीके से उसको मुनाफा हो रहा है, तो मुनाफे में भी कमी जो है ना उसको देखने को मिल सकती है। तो साथ ही साथ सऊदी अरेबिया ये भी नहीं चाहता कि अपना जो ग्रोइंग मार्केट्स है तो वहां पर अपना शेयर जो है वो भी लॉस हो जाए, कि जहां पर मेरा अच्छा खासा पैठ बनी थी कि मैं जहां पर अपना ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा था, तो वो भी जो है कम हो जाए। तो अगर जैसे भारत को जिस तरीके से इसने रिस्पॉन्स किया ना, इसका मतलब ये नहीं कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी ऐसा ही करता रहेगा सऊदी अरेबिया। अभी ये आने वाले समय में भारत का साथ देगा। ओके, भारत के मतलब साथ एक स्पोर्टिव स्टांस लेकर चलेगा, कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो अच्छी खासी जो मार्केट भारत में बनी है सऊदी अरेबिया की, उसको वो बर्बाद कर लेगा। ओके, तो यहाँ पर और भी बातें की जा रही है कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा, कि जो रियाद जो है, जो सऊदी अरेबिया जो है, तो जो कि मतलब ओपेक का जो किंग पिन है, मतलब कि ओपेक को चलाने वाला, ज्यादातर बनाने वाला यही है, लीडिंग कंट्री यही है। ओपेक मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो कुल मिला के कितने कंट्रीज है जो इस यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, आंसर करें कमेंट बॉक्स में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है उसका भी आंसर करें कमेंट बॉक्स में, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अभी वो सिर्फ यहाँ पर ये बात की जा रही है कि अभी जो उसने इग्नोर किया है ना इंडिया की डिमांड को, तो यहाँ पर ये टाइम के हिसाब से ये बात हो सकती है, क्योंकि आने जो अभी जो समय चल रहा है ना, तो प्राइस रिडक्शन जो अभी हो रही है, जो अरब ऑयल ज्यादातर यहाँ पर वो कम कर देता प्राइस को, तो इसका इन्फ्लुएंस पूरी ग्लोबल मार्केट पे जाएगा। ओके, तो ये भी उसका एक सेंटेंस, उसका उसका एक सिनेरियो है सऊदी अरेबिया का, कि अगर मैं कोई भी छेड़छाड़ करता हूँ, जिस तरीके से वो ऑयल प्रोड्यूस कर रहा है, जिस तरीके से वो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई कर रहा है, तो भारत के कहने पर कुछ भी यहाँ पर कम ज्यादा कर देता है, तो उसका इम्पैक्ट उसकी पूरी ग्लोबल मार्केट पे जाएगा, जहां जहां पर भी वो तेल भेज रहा है। ओके, तो ये भी सिचुएशन है सऊदी अरेबिया के सामने। तो इसके अलावा जो आगे बात करें कि भारत की जो स्ट्रेटेजी है, तो यहाँ पर ज्यादातर किसके बेस के ऊपर यहाँ पर चलाई जा रही है, जो सेलर्स का इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट। ओके, तो यहाँ पर इसके हिसाब से भारत अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर चल रहा है। तो भारत की यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी है, जो जो जहाँ पर जो बेस बनाकर, जो आधार बनाकर जिस हिसाब से भारत काम करे, तो बिल्कुल सिंपल ये कह रहे हैं कि यहाँ पर वो सेलर्स को ना यहाँ पर इन्फ्लुएंस करने की यहाँ पर बात करें, कि जिस तरीके से सेलर को इन्फ्लुएंस कर देंगे जो यहाँ पर क्रूड ऑयल बेच रहा है, तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर डिमांड जो है ना उसके ऊपर भी फर्क पड़ सकता है, डिमांड कम हो सकती है। तो कैसे? तो यहाँ पर जैसे बात करें कि यहाँ पर ओपेक प्लस की अगर बात करें, तो ये बिल्कुल ये जो ओपेक है ना, ओपेक कंट्रीज का जो ग्रुप है, तो यहाँ पर कुछ मेंबर्स और हैं ओपेक प्लस में। ओके, तो काम इनका यही है कि ग्लोबल मार्केट में यहाँ पर जो ऑयल प्राइसेस है उनको यहाँ पर मैनेज करके चलना है, और साथ में इकट्ठे काम करना है। जितने भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनका यहाँ पर ये ग्रुप बना हुआ है ओपेक नाम से। ओके, तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब अपना ही दाम निकाल कर आ जाए कि मैं इतने दाम पर बेचूंगा, मैं इतने दाम पर बेचूंगा। तो बिल्कुल जैसे आम मार्केट चलती है, अगर जैसे मतलब अगर कोई ज्वेलरी की मार्केट है ना, तो वहां पर भी उन्होंने उन्होंने आपस में सांठ-गांठ की होती है कि मतलब इतने प्राइसेस से कम नहीं चीज बेचनी है। बिल्कुल इन्होंने भी यहाँ पर ऑयल का यहाँ पर एक ग्रुप बनाया हुआ है कि प्राइसेस एक जैसे हों तो सबका फायदा हो। तो लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं जो उसके दायरे से बाहर आते हैं, जैसे रशिया हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया। ओके, तो अभी भारत यही यही यहाँ पर ना एक सोच ये बनाकर चलता है कि जो यहाँ पर ओपेक कंट्रीज के बाहर यहाँ पर जो सप्लायर आते हैं, तो यहाँ पर वो क्या करेंगे, वो जब अपना तेल बेचना शुरू करेंगे तो एक तरीके से कंपटीशन दे देंगे।
ओके, जो यहाँ पर जो ओपेक कंट्रीज हैं उनको, जिससे यहाँ पर आने वाले समय में जो कंपटीशन होगा, क्या होगा कि तेल के दाम जो है वो कम हो जाएंगे। तो भारत ये स्ट्रेटेजी अपनाकर चल रहा है। और यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये आधार जो यहाँ पर सोचा जा रहा है भारत के द्वारा, हो सकता है कि ये गलत हो। ओके, तो ये भी एक क्वेश्चन ऑथर की तरफ से कहा जा रहा है। इसके अलावा बात करें, 2018 का एक बीपी पेपर है। तो यहाँ पर ब्रिटिश पेट्रोलियम, बीपी का मतलब है। तो अभी उसने एक पेपर, एक रिसर्च पेपर निकाला जिसमें ये कहा गया कि यहाँ पर जो पीक ऑयल डिमांड है और जो लॉन्ग रन प्राइसेस होंगे यहाँ पर क्रूड ऑयल के, तो ये मतलब लो कॉस्ट प्रोसीजर को यहाँ पर फॉलो करके इनको चलना होगा। कम दाम में इनको आगे प्रोवाइड करने होंगे, मतलब जिस जिस भी दाम में अभी चल रहे हैं उसी दाम के आसपास इनको रखना होगा। जैसे सऊदी अरेबिया की बात कर लो। ओके, तो यहाँ पर ये डिले करेगा कि और जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी इसके ऊपर और बनाई जाए, मतलब कि जैसे दाम बढ़ा दे। ओके, ज्यादा दाम बढ़ा दे, तो ये चीजें अभी ये मतलब डिले करके चलेंगे ऐसी स्ट्रेटेजी को, कि मतलब कि हम कॉम्पिटिटिव प्राइस रखें, ये कम से कम ही दाम रखेंगे कि हमारा ही तेल बिके। और जो बाकी जो ओपेक के बाहर की कंट्रीज हैं उनका तेल अभी मतलब उनकी डिमांड ना बढ़ जाए, जो बाहर की जो मार्केट है जहां पर इन्होंने अपनी मार्केट बना ली हुई है। तो इसका यहाँ पर क्यों रीजन, ये क्यों कह रहे हैं, तो ये इसलिए कह रहे हैं कि अभी ना ये इनका समय चल रहा है सऊदी अरेबिया का, कि अपनी इकोनॉमीज को रिफॉर्म कर रही है। रिफॉर्म कहने का मतलब अभी ना ज्यादातर ये इनकी इकोनॉमी चलती है जैसे तेल इनका बिके। तेल बिकेगा तभी इनके पास पैसा आता है, तो ज्यादातर इकोनॉमी इनकी काम करती है। तो अभी ये ट्रांसफर भी कर रहे हैं अपनी इकोनॉमीज को, मतलब जैसे ये टूरिस्ट का यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, होटल्स वगैरह बना रहे हैं, नई नई बिल्डिंग्स बना रहे हैं। ओके, जो यहाँ पर सैंड है ना, समुद्र में सैंड डालकर तो वहां पर एक आइलैंड, आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहे हैं, मतलब इस तरीके से पैसा लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब कल को अगर ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी कम कम भी हो जाती है, वहां से रेवेन्यू आना कम भी हो जाता ना, तो दूसरा सेक्टर भी ये खोल लें। लेकिन अभी इसको बहुत समय लगने वाला है। तो ये ऑथर बात कर रहे हैं कि काफी डेकेड्स लगने वाले हैं इस तरीके से रिफॉर्म करने के लिए। तो अभी तब तक इनको अपना जो ऑयल प्राइसेस है ना, तो अभी जिस तरीके से अभी चल रहा है बिल्कुल उसी तरीके से मेंटेन करके चलना होगा। अगर उसमें कुछ चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना उसको ज्यादा लेने के देने पड़ जाएंगे। तो यहाँ पर उसकी कॉस्ट, यहाँ पर फिजिकल कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन ज्यादा होगी जितनी यहाँ पर इनको कॉस्ट तेल निकालने में आती है। ओके, तो यहाँ पर ये सिनेरियो पेश किया जा रहा है ऑथर की तरफ से, मतलब कि इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मतलब ज्यादा खर्चा पड़ जाएगा अगर अभी कोई छेड़छाड़ करते हैं ये जो दाम है क्रूड ऑयल प्राइसेस के उनके साथ। और आगे यहाँ पर बात करें कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ईरान, इराक, कुवैत, तो अभी इनको कुल मिला लेना तो यहाँ पर 30% जितना भी ग्लोबल प्रोडक्शन कैपेसिटी है, तो यहाँ पर ये निकालते हैं क्रूड ऑयल की। तो इनकी जो एवरेज कॉस्ट है इनको $10 पर बैरल के हिसाब से पड़ती है। तो एक बैरल में 159 लीटर्स के आसपास होता है। ओके, तो अभी इनको ज्यादा ऑयल प्राइसेस चाहिए, तो क्योंकि इनके द्वारा इनकी कंट्रीज में बहुत सारे सोशल वेलफेयर कमिटमेंट्स हैं, प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो उनके लिए भी पैसा चाहिए, जिसके तहत इनको जो एवरेज ऑयल प्राइस है ना, अगर सऊदी अरेबिया को जो एवरेज ऑयल प्राइस चाहिए तो वो $78 पर बैरल चाहिए। दूसरी और यूएई की बात करें तो उसको $68 पर बैरल चाहिए। और तो अभी ब्रेक भी इसको देखने को मिला था, काफी ये प्राइस कम हो गए थे 2020 में जब पैंडेमिक चल रहा था। तो इनकी हालत खस्ता हो गई थी उस समय, सऊदी अरेबिया की और यूएई की भी। मतलब कि इनकी इकोनॉमी चलती ही जो क्रूड ऑयल जब बेचते हैं उससे जो पैसा आता है उसके बिहार पर इनकी इकोनॉमी काम करती है। और इसके अलावा आगे बात करें कि हो सकता है जो आउटपुट है निकल कर आ रही है प्रोड्यूसर्स के द्वारा, तो यहाँ पर वो कंटिन्यू ऐसे ही चलती है जैसे अभी चल रही है। तो अभी का जो कार्टेल अगर इफेक्टिव नहीं हुआ, तो कार्टेल हम उसको कहते हैं जहां पर नंबर ऑफ मेंबर्स किसी ग्रुप में शामिल होते हैं, तो यहाँ पर अपना कार्टेल बनाकर चलते हैं। जैसे भारत में गिनी चुनी ही कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, तो वो आपस में एक कार्टेल बना के चलती है कि किस गाड़ी के किस सेगमेंट में मैक्सिमम कितना दाम रखना है, तो सेम जैसा ही दाम होता है। ओके, अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से। तो ये यहाँ पर अगर इनको ये लगेगा कि ओपेक सही से काम नहीं करता, तो हो सकता है कि आने वाले समय में नए मेंबर्स ऐड कर लें। रशिया बाहर है अभी, यूएस बाहर है, कनाडा बाहर है, हो सकता है कि रशिया को ऐड कर लें। ओके, तो कुछ भी हो सकता है आने वाले समय में। ओके, तो बिल्कुल जो लॉन्ग टर्म सप्लाई है, तो यहाँ पर अगर वीकर डिमांड सिग्नल आते रहेंगे, मतलब डिमांड कम हो गई, दूसरी और सप्लाई को भी मेंटेन करके चलना है, तो आने वाले समय में हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट ही कम हो जाए एक्सप्लोरेशन में और यहाँ पर प्रोडक्शन में। ओके, जिससे यहाँ पर आने वाले समय में इनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही कम हो जाए, ये भी सिनेरियो हो सकता है। और आगे यहाँ पर बात करें कि अगर हम क्लाइमेट कमिटमेंट की बात करें, तो इंटरनेशनल जो ऑयल मेजर्स हैं, तो जैसे यूएस हो गया, रशिया हो गया, तो हो सकता है कि आने वाले समय में और इन्वेस्टमेंट करें ही ना वो ऑयल प्रोडक्शन में, क्योंकि क्लाइमेट चेंज को भी वो देख रहे हैं कि मतलब ऑयल प्रोड्यूस होगा तो एमिशन तो होगी होगी। दूसरी ओर यूएस में देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड काफी बढ़ती जा रही है। तो ये भी एक चीज है। तो हो सकता है कि ये जो यहाँ पर बड़े बड़े जो इंटरनेशनल यहाँ पर ऑयल मेजर्स हैं, तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर हैं ऑयल के, तो उन्हीं के हाथ में सप्लाई दे दी। जैसे यहाँ पर वेस्ट एशियन कंट्रीज हो गए, रशिया हो गए, तो यहाँ पर तो ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर यही रहे हैं ना, शुरुआत में यहीं पर तेल निकला है, तो यही प्रोड्यूस करते रहे क्रूड ऑयल को। जैसे ये अभी जो मैंने नाम लिया है, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, सऊदी अरेबिया, तो ये सभी वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं और यहाँ पर ट्रेडिशनल प्रोड्यूसर्स हैं क्रूड ऑयल के।
तो यहाँ पर अगर इनके हाथ में ज्यादा सप्लाई इन्हीं के हाथ में, इनके कंट्रोल में रहेगी, तो यहाँ पर ये जो है ना स्ट्रॉन्ग डिमांड, जो डोमेस्टिक अगर इंसेंटिव देते हैं अपने यहाँ पर अपनी अपनी कंपनीज अपने अपने देशों में, ताकि जो कि जो प्राइसेस है वो हाई रहे इंटरनेशनल मार्केट में, तो इससे यहाँ पर जो सऊदी अरेबिया और जो इसके अलाइज है ओपेक के तहत, वो अपना ग्रिप बनाकर रखेंगे ऑयल मार्केट में, वो कभी नहीं छोड़ने वाले अपना ग्रिप। तो वही मतलब सरदारी इन्हीं की रहेगी, डोमिनेंस इन्हीं का रहेगा। तो इनको चैलेंज किया जा सकता है, इनको भी चैलेंज किया जा सकता है। कैसे? जैसे इन्होंने ओपेक बनाया है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से इंडिया और यहाँ पर जो मेजर कंज्यूमर हैं ऑयल के, तो वो भी मिलकर एक ग्रुप बना ले कि हम यहाँ पर मेजर कंज्यूमर्स हैं, अगर ओपेक वाले मेजर प्रोड्यूसर्स हैं ऑयल के। ओके, तो इस तरीके से हम चैलेंज कर सकते हैं, तो अपनी डिमांड रख सकते हैं बिल्कुल, जिस तरीके से हम चाहें, जिस तरीके से कंज्यूमर चाहे उस तरीके से फिर इनको काम करना होगा। ओके, तो ये यहाँ पर सोल्यूशन दिया गया है ऑथर की तरफ से। तो यहाँ पर बात करें कि प्रोड्यूसर ग्रुप को चैलेंज कर सकते हैं अगर बिग कंज्यूमर इकट्ठे हो जाएं, तो यहाँ पर जैसे इंडिया अब बात कहता भी है कि हम यहाँ पर जो बायर्स है ना उनका क्लब बनाए, आने वाले समय में इकट्ठे हो, जैसे जो हैवी कंज्यूमर जैसे चाइना हो गया, जापान हो गया, साउथ कोरिया और इंडिया, ये चारों मिलकर एक ग्रुप बनाए। ओके, तो इसका यहाँ पर फायदा आपको देखने को मिल सकता है। तो इससे यहाँ पर एक तरीके से उनके सामने ना एक ग्रुप बन जाएगा, तो उनको भी रहेगा कि हमने कैसे काम करना है, किस दाम पर ऑयल बेचना है। तो इससे यहाँ पर आने वाले समय में बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केट है उसमें भी इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। इंडिया को यहाँ पर अलाइज की जरूरत है, दोस्तों की जरूरत है कंज्यूमर क्षेत्र में, अगर एक ग्रुप बनाना है तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल, जिसमें आई होप आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो यहाँ पर देखिए है ना, फार्म इंपोर्ट्स एंड डिफॉरेस्टेशन। तो जो जिन कंट्रीज ने फार्म इंपोर्ट्स किया है, मतलब कि फार्मिंग के लिए जो जो चीजें चाहिए होती हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ओके, और भी बहुत सारी मशीनरीज वहां पर यूज की जाती हैं। जो अगर पेड़ काटने तो वहां पर भी बहुत सारी कटिंग मशीन्स आती हैं। ओके, तो अभी इसके चलते एनवायरमेंट इम्पैक्ट काफी बड़े पैमाने पर पड़ा है सप्लायर्स के ऊपर। तो यहाँ पर ना डिफॉरेस्टेशन काफी बड़ी है, मतलब पेड़ों को बहुत बड़े पैमाने पर काटा गया है। तो 2005 से लेकर 2013 तक यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इन्होंने सबसे ज्यादा पर यहाँ पर डिफॉरेस्टेशन की है। यहाँ पर इनका कंपैरिजन किसी और भी यहाँ पर जो कंट्री के साथ करें तो यही नंबर 1 पर आ रहे हैं ईयू। ओके, 2014 तक यहाँ पर ये बात कर रहे हैं, उसके बाद चाइना नंबर 1 पे आ गया। तो चाइना अभी 24% डिफॉरेस्टेशन यहाँ पर हो रही है, यू में यहाँ पर 16% है। तो यहाँ पर ईयू में जो ब्रिटेन है वो भी शामिल है इस रिपोर्ट में। इंडिया 9% है, यूएस 7% है, जापान 5% है। तो चलिए अभी बारी है आज के इकोनॉमिक कंसेप्ट को डिस्कस करने की। जो आज का टॉपिक है वो है कंसोर्टियम। तो कंसोर्टियम क्या होता है? अगर आप एडिटोरियल डिस्कशन फॉलो करें तो वहां पर भी काफी बार मैंने ये शब्द इस्तेमाल किया है। तो ये एक तरीके से ना ग्रुप होता है, जो यहाँ पर कुछ फर्म्स होती हैं, ओके, जो यहाँ पर खास तौर पे इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए यहाँ पर काम करती हैं। तो यहाँ पर एक ग्रुप बनाकर चलती हैं कि हम किसी पर्टिकुलर फर्म में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट्स का भी एक कंसोर्टियम हो सकता है, गवर्नमेंट, इसके अलावा जो जो अलग अलग फर्म से कंपनीज उनका भी एक कंसोर्टियम, एक ग्रुप हो सकता है। ओके, तो उसी ग्रुप को हम यहाँ पर कंसोर्टियम भी बोलते हैं, जो कि इकट्ठे होते हैं किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए अपने रिसोर्सेज को। ओके, हो सकता है कि वो मेजर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हो, या फिर किसी कंपनी को लोन देना हो। जैसे मैं अभी एग्जांपल हूँ, जो वी कंपनी है, वोडाफोन आइडिया, तो वो अभी ना उसके पास एक कंसोर्टियम आया था जिसमें 6 अलग अलग कंपनीज थी जो कि पैसा दे रही थी, लेकिन कुछ सहमति नहीं बन पाई आपस में। ओके, तो मतलब गारंटी मांग रही थी वो कि अगर हम आपको इतना पैसा दे तो आप हमें क्या गारंटी दे रहे हो, तो जिसके चलते बात नहीं बन पाई। अभी वी वाले जो ना और यहाँ पर इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं कि एक नया कंसोर्टियम मिल जाए, ता जो कि उनकी कंपनी में भी कोई पैसा लगा दे, ता जिनकी मतलब आने वाले समय में वो प्रोग्रेस करते रहे। ओके, तो इस तरीके से कंसोर्टियम बनता है। तो ये एक तरीके से ग्रुप ही होता है इन्वेस्टर्स का। तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, शेयर करें आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और एक बात और, अगर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हैं ना तो इस न्यूज़पेपर के, उसको मैं अलग वीडियोस के सेक्शन में लेकर आ रहा हूँ। जैसे आपने कल देखा हो काफी सारी वीडियोस आई हैं, तो बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगी उनकी अलग से वीडियो बनेगी, वो आपके सामने आ जाएगा। तो कोई भी टॉपिक आपका छूटने वाला नहीं है। इस न्यूज़पेपर के अलावा भी और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी आपके पास आएंगी। तो टेंशन मत ले किसी बात की, एडिटोरियल डिस्कशन को आप जो है ना एंजॉय करें, डेली एंजॉय करें, और यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।